फिर इसके सोल्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास जमा करवाकर गवर्नमेंट से एक रसीद ले सकते हैं। आईएमएफ के रूल्स को अगर चेंज करना हो तो इसके लिए एक वोटिंग सिस्टम होता है और इसमें जो कंट्री सबसे ज्यादा फंड्स पे करती है उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं कि बस दिन रात पैसा छापो और आईएमएफ को कर्जा वापस कर दो। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम खुद ही पैसे प्रिंट कर सकते थे तो फिर हमने आईएमएफ से लोन क्यों लिया। कि 1991 में एंट्री होती है जिम्बाब्वे के सबसे बड़े विलन की। विलन इस सेंस में कि इस इंसान ने जिम्बाब्वे को कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया और उस टाइम हंगरी ने दुनिया का सबसे बड़ा नोट प्रिंट करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये नोट था 100 मिलियन बिलियन पेंगो। और ये फॉरेन रिजर्व्स पहले तो गोल्ड की फॉर्म में होते थे लेकिन अब ये यूएस डॉलर की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली इससे हमारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग की कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाती है। दूसरी बात यह कि अगर हम बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करके डॉलर्स परचेज करते हैं तो इससे अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हमारी करेंसी फिर से डीवैल्यू हो जाएगी। जब हमसे कोई बहुत ज्यादा पैसे उधार मांगता है तो हम में से बहुत से लोग एक ही बात करते हैं, यार मैंने अपने पास कोई पैसों की मशीन लगाई है या मैं इतने पैसे तो मैं कहां से ला कर दूं। मजे की बात यह है जिनके पास पैसों की मशीन लिटरली मौजूद है वो भी इस मशीन से अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे नहीं बना सकते। जी मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट्स की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोई गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी से पैसे क्यों प्रिंट नहीं कर सकती और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और कौन सी कंट्रीज इन मुसीबतों का सामना ऑलरेडी कर चुकी है। इवन आईएमएफ जो पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। बात अगर पैसों की हो रही है तो सबसे पहले हमें कैश मनी की हिस्ट्री को समझना होगा। सबसे पहले ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता था जिसमें अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आपको उसके बदले में सेम वैल्यू की कोई चीज देनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको चिकन परचेज करना है तो आपको बदले में सेम वैल्यू की फिश देनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर चिकन वाले को फिश की जरूरत ही ना हो, उसको राइस की जरूरत हो लेकिन आपके पास राइस ना हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो या तो आपको फिश के बदले चिकन दे सके या फिर आपको चिकन के बदले राइस दे सके ताकि फिर आप चिकन वाले को ये राइस दें और चिकन परचेज कर ले। ये सब सुनकर ही आपका दिमाग घूम गया होगा। यही वजह है कि बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था और कुछ सिचुएशंस में तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाती थी। इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया गया कि लोग गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में ट्रेड करने लगे क्योंकि गोल्ड तो हर एक को चाहिए होता है। अगर नहीं भी चाहिए होता तो वो उसी कॉइन से वो चीज परचेज कर लेते जिनकी उनको जरूरत होती है। लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बनी कि गोल्ड कॉइन्स को कैरी करना मुश्किल होने लगा और कुछ लोग तो अब उसमें मिलावट भी करने लगे थे। इनफैक्ट गोल्ड की चोरी होने का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा था। फिर इसके सोल्यूशन में यह डिसाइड किया गया कि आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास जमा करवाकर गवर्नमेंट से एक रसीद ले सकते हैं जिस पर गवर्नमेंट इस बात को प्रॉमिस करती है कि आप कभी भी ये रसीद वापस कर अपना गोल्ड ले सकते हैं। अब वो रसीद जिसके पास भी होगी समझेंगे गोल्ड उसके पास है और इस रसीद को आज के दौर में हम कैश की फॉर्म में यूज करते हैं। इट मींस जितना भी कैश कंट्री में सर्कुलेट कर रहा है इतनी वैल्यू का गोल्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और अगर गवर्नमेंट के पास जितना गोल्ड है उसको उससे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को आईएमएफ को रीच आउट करना होगा और उनसे लोन लेना होगा। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स कंट्रीज की सस्टेनेबल ग्रोथ और खुशहाली के लिए काम करता है। ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं जिनको आईएमएफ की तरफ से लोन मिल सकता है और इस पैसे को वो कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में आईएमएफ ने यूक्रेन, आयरलैंड, ग्रीस और पोर्टुगल जैसी कंट्रीज को बर्बाद होने से काफी दफा बचाया है। दोस्तों आईएमएफ में जितनी भी कंट्रीज मेंबर होते हैं वो सब कोटा सिस्टम के जरिए आईएमएफ को फंड देते हैं और सभी फंड्स को कलेक्ट करके किसी ऐसी कंट्री की हेल्प की जाती है जिसके हालात बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहे होते हैं। ये हेल्प लोन की सूरत में की जाती है जिसको बहुत सी टर्म्स के साथ वापस करना होता है। ये सभी टर्म्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आईएमएफ के रूल्स को अगर चेंज करना हो तो इसके लिए एक वोटिंग सिस्टम होता है और इसमें जो कंट्री सबसे ज्यादा फंड्स पे करती है उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 5 कंट्रीज जो आईएमएफ को ज्यादा से ज्यादा फंड देती है उसमें सबसे टॉप पर अमेरिका है। आईएमएफ के किसी भी रूल को चेंज करने के लिए कम से कम 85% वोट्स की जरूरत होती है और ऑलमोस्ट 17% वोट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। यही वजह है कि अमेरिका के बगैर कोई भी रूल चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि बाकी सारी दुनिया के वोट्स अगर जमा भी कर दिए जाएं तो ये 85% नहीं बनते। और अगर हम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ से 140 बिलियन यूएस डॉलर का लोन ले चुका है जो कि पाकिस्तानी जीडीपी का तकरीबन 93% बनता है। आप सब जानते ही हैं कि 30 जून को आईएमएफ से पाकिस्तान ने तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की ईदी हासिल की जिसके साथ आईएमएफ ने कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई की हैं जिनसे हमारी इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन ऊपर जा रही है। A step back from the brink for Pakistan.
The South Asian country has finally reached an agreement with the International Monetary Fund on a standby arrangement worth about $3 billion in delayed funds. किसी भी नॉर्मल पर्सन से अगर ये सवाल किया जाए कि भाई पाकिस्तान इतना ज्यादा लोन कैसे रीपे करेगा, तो कॉमन सेंस तो यही बोलेगी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज के पास तो पैसा छापने वाली मशीन है, तो फिर टेंशन किस बात की, बस दिन रात पैसा छापो और आईएमएफ को कर्जा वापस कर दो। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम खुद ही पैसे प्रिंट कर सकते थे तो फिर हमने आईएमएफ से लोन क्यों लिया। डोंट वरी, अब हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से हम प्रिंटिंग मशीन को यूज करके लोन रीपे नहीं कर सकते वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। अब अगर हम प्रिंटिंग मशीन का यूज करके बहुत सारे नोट प्रिंट कर लें तो इससे एक बहुत ही खतरनाक महंगाई पैदा हो जाएगी, यानी कि अगर हर इंसान के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो मार्केट में जाएगा और बहुत ही ज्यादा चीजें बहुत आसानी से खरीद सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मार्केट में चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उस चीज की प्राइस को मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही ज्यादा कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्लेन में 100 सीट्स हैं जिनमें से सिर्फ 20 ही बिजनेस क्लास की हैं और आप सबके पास इतने पैसे मौजूद है कि आप सब बिजनेस क्लास को बाय कर सकते हैं, तो एयरलाइन कंपनी सबको तो बिजनेस क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इस सिचुएशन में बिजनेस क्लास को वो और ज्यादा एक्सपेंसिव कर देगी ताकि हम लोग बिजनेस क्लास को अफोर्ड ही ना कर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इस तरह करेंसी वैल्यू काफी ज्यादा लो हो जाती है। जैसे आजकल के मिडिल एज के लोग अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि हम तो अपने बचपन में सिर्फ 5 या 10 रुपए में ही गुजारा कर लेते थे, लेकिन आजकल बच्चों को 100 रुपए भी कम पड़ते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उनके बचपन में करेंसी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई थी और अब महंगाई के इस दौर में करेंसी बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो चुकी है। अब तो 10 रुपए में एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं आता। वैसे तो इन्फ्लेशन के और भी रीजन होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ करेंसी प्रिंटिंग के इफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। सो अगर मैं सबको 2 सेंटेंस में समराइज करूं तो वो ये है कि मार्केट में जितनी गुड्स यानी चीजें मौजूद है, करेंसी की सर्कुलेशन भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर सर्कुलेशन ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी तो इससे चीजों की प्राइस भी बढ़ जाएगी। इसे द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोला जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे मुल्क के डिसीजन मेकर इतने तो अक्लमंद हैं कि उन्होंने अभी तक ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन चले मैं आपको ऐसी कंट्री की बात बताता हूं जिन्होंने ये नॉनसेंस हरकत की और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। उस वक्त एक जिम्बाब्वियन डॉलर की वैल्यू यूएस डॉलर से बहुत बेहतर थी। उन्होंने बहुत तेजी से डेवलपमेंट की, लेकिन 1991 में एंट्री होती है जिम्बाब्वे के सबसे बड़े विलन की। विलन इस सेंस में कि इस इंसान ने जिम्बाब्वे को कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया और इस महान शख्स का नाम रॉबर्ट मुगाबे था। इस शख्स ने आते ही बहुत सारी पॉलिसीज चेंज कर दी और बहुत सारे एग्रीकल्चर एसेट्स नॉन एक्सपीरियंस लोगों को दे दिए, जिससे मार्केट में फूड आइटम्स की बहुत ही खतरनाक शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज का मतलब महंगाई को दावत देना था। इसके अलावा और भी बेकार सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से महंगाई आसमान को छूने लगी और फिर जलती पर तेल लगा दिया, यानी उन्होंने द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को ही ब्रेक कर दिया और दिन रात करेंसी नोट प्रिंट करने लगे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि वहां हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हो गई। फ्रेंड्स, हाइपर इन्फ्लेशन तब शुरू होती है जब हर मंथ चीजों की कीमत 50% से भी ज्यादा ऊपर जा रही है और देखते ही देखते 2008 में जिम्बाब्वे में महंगाई 11.2 मिलियन % के रेट से ज्यादा हो रही थी। इतनी तेजी से बढ़ती महंगाई को देखकर तो शायद महंगाई भी घबरा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, मिड नवंबर 2008 में ये रेटिंग 79.6 बिलियन डॉलर पर मंथ तक जाने लगी। हालात ऐसे हो गए थे कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए किसी बड़े से बैग में पैसे कैरी करने पड़ते थे। इतने सारे पैसे अब काउंट कौन करता, तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वैल्यू के नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए। लेकिन वो जितनी ज्यादा प्रिंटिंग करे थे, महंगाई उससे भी 10 कदम तेजी से बढ़ रही थी। स्टार्टिंग में जिम्बाब्वे का $1 यूएस के $1.5 के बराबर था, लेकिन 2008 में 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर्स भी यूएस के $1 का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये निकला कि हर 15 घंटे में चीजों की कीमत डबल होती जा रही थी। फिर 2009 में उनको होश आई और उन्होंने प्रिंटिंग मशीन बंद कर दी और फिर पूरे कंट्री में यूएस डॉलर में ट्रेड होने लगी। 2015 में जिम्बाब्वे के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब वो अपनी करेंसी को दोबारा कभी भी यूज नहीं करेंगे। जिम्बाब्वे तो हाइपर इन्फ्लेशन की सेकंड हिस्टोरिकल एग्जांपल थी, जबकि इस काम में पहला नंबर हंगरी का था। 1946 में हंगरी की हुकूमत ने भी जरूरत से ज्यादा नोट प्रिंट किए। रिजल्ट वही निकला, चीजों की कीमत दिनों में नहीं बल्कि घंटों में डबल होगी और उस टाइम हंगरी ने दुनिया का सबसे बड़ा नोट प्रिंट करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये नोट था 100 मिलियन बिलियन पेंगो। और हैरत की बात यह है कि हंगरी की हाइपर इन्फ्लेशन तो इस नोट से भी कंट्रोल ना हो सकी। एट द एंड हंगरी को भी किसी और करेंसी में ट्रेडिंग करनी पड़ी। यही वजह है कि किसी भी गवर्नमेंट को ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए स्टेट बैंक में फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा से ज्यादा रखने पड़ते हैं और ये फॉरेन रिजर्व्स पहले तो गोल्ड की फॉर्म में होते थे, लेकिन अब ये यूएस डॉलर की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली इससे हमारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग की कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो हम यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं और अगर हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करना है तो हम तब भी यूएस डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान ने आईएमएफ का 7.4 बिलियन यूएस डॉलर कर्जा अदा करना है और हमारे फॉरेन रिजर्व सिर्फ 9.93 बिलियन डॉलर हैं। मतलब कि हम आईएमएफ को पैसे दे तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग
ट्रेडिंग के लिए पैसे नहीं बचेंगे। इससे इजीली एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि हमारी कंट्री में चीजों का मार्केट क्वांटिटी लेवल कितना है। तो अगर हमारे फॉरेन रिजर्व ज्यादा है तो हम ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर सकते हैं, और अगर कम है तो फिर प्रिंटिंग मशीन पे कपड़ा ही डाल दें बस। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट कर लें लेकिन इसको अपनी मार्केट में सर्कुलेट ना करें बल्कि डायरेक्ट IMF को दे दें। लेकिन ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लोन पे करने के लिए हमें डॉलर्स में अमाउंट वापस करनी होगी और डॉलर्स तो हम प्रिंट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि अगर हम बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करके डॉलर्स परचेज करते हैं तो इससे अचानक डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हमारी करेंसी फिर से डीवैल्यू हो जाएगी। यानी कि हालात वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे पैसों को प्रिंट करके अपनी मार्केट में सर्कुलेट करने में होंगे। यानी अगर पाकिस्तान को 10 करोड़ US डॉलर वापस करने हैं तो पाकिस्तान को 16 अरब 62 करोड़ रुपए प्रिंट करने होंगे, और अगर पाकिस्तान को 110 करोड़ डॉलर का लोन रीपे करना है तो पाकिस्तान को तकरीबन 16,000 अरब रुपए से भी ज्यादा के नोट प्रिंट करने होंगे। अगर इतने ज्यादा करेंसी नोट को मार्केट में सर्कुलेट कर दिया गया तो कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की हालत जिम्बाब्वे जैसी हो जाएगी। बैंक्स बंद हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट को ताले लग जाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बुरी तरह से मुतासिर होगी और इन्वेस्टर्स भी मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई का एक तूफान आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल बना देगी कोई भी सेलर अपनी चीजें महंगी ना करे तो फिर शॉपकीपर्स की तरफ से ये बात बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। उनको लगेगा कि वो करेंसी वैल्यू के हिसाब से अपनी चीजें बहुत ही ज्यादा सस्ती बेच रहे हैं जिसमें उनको फायदा नहीं होगा। फिर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा। इवन जो चीजें मार्केट में मौजूद भी होंगी उनको भी गायब कर दिया जाएगा ताकि जब तक प्राइसेस उनके मुताबिक ना हो तब तक वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल ना करें। तब नॉर्मल यूज की चीजें भी मार्केट से मिलना बंद हो जाएंगी और जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। गवर्नमेंट को मजबूरन सेलर्स की बात पे एग्री होना होगा और करेंसी अपनी मौत आप मर जाएगी। इट मींस कि किसी भी सिचुएशन में करेंसी प्रिंटिंग इस मसले का हल नहीं है। तो फिर आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमें महंगाई को कम करने के लिए और IMF को लोन रीपे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स कमाने होंगे, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में खरीदने के बजाय बेचने पर फोकस करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 में 71.07 बिलियन डॉलर की चीजें इंपोर्ट की हैं, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 30.94 बिलियन डॉलर से है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी चीजें हम सेल कर रहे हैं उसकी डबल हम परचेज कर रहे हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि अरब कंट्रीज इतनी अमीर क्यों हैं, क्योंकि उनकी ऑयल एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है और दुबई जैसी कंट्रीज में तो वैसे ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एक मेला लगा रहता है। आखिर में अब आप ये बात तो समझ ही चुके हैं कि नोट प्रिंट करने से हम कभी भी IMF के लोन को रीपे नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान के बजट की 2023 की डिटेल जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे क्लिक करके ये वाली वीडियो देखें।